लीडर या नेता या मुखिया वो ताकत है जो समाज को बदलता है और खुद की जिंदगी को भी बदलता है, लोगों में अपनी पहचान बनाता है और जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, उस पे चोट मारने का काम कौन करता है? लीडर। हमारे एक साथी कहते हैं कि जब सवेरा होता है तो वो एक मुर्गे की बांग से नहीं होता, सभी मुर्गों को बांग देनी पड़ती है। और जब हम बात करते हैं कि जब हमको संवैधानिक मूल्यों वाला फल चाहिए तो हमें संवैधानिक मूल्यों वाले पौधे लगाने पड़ेंगे। और ये काम एक संस्था के बस की बात नहीं था, ये एक व्यक्तिगत बदलाव से व्यापक बदलाव की एक यात्रा है। तो इस यात्रा में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए रहे हैं उन संस्था के साथियों को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी। मंथन संस्थान से तेजाराम जी आपका स्वागत है। कृति संस्थान से शिराज अहमद जी आपका स्वागत है। सावित्रीबाई फूले संगठन से पुष्पा जी आप स्टेज पर आए, आपका स्वागत है। सवेरा महिला मंच से नजमा जी आपका स्वागत है स्टेज पर। मुन्ना लाल जी सामूहिक विकास संस्थान से और मोहन जी मानव सेवा संस्थान से आप दोनों साथियों का भी स्वागत है मंच पर। और ये एक विचार कि एक संस्था बदलाव जो करेगी, अगर बहुत सारी संस्थाएं मिलकर बदलाव करे, ये विचार जहाँ से आया, ऐसे हमारे एक साथी हैं जो यहाँ पर हैं, वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं तालियों के साथ बुलाती हूँ सचिन सचदेवा सर को। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुरुआत करने से पहले संविधान बनाने वालों ने एक बहुत दूरदर्शी सोच थी उनकी, और उन्होंने ये कहा हमसे कि आप चाहे भले सरकार ना हो, भले कॉरपोरेट सेक्टर ना हो, भले कुछ ना हो, भले एक व्यक्ति हो, भले एक छोटे व्यक्तियों का समूह हो, आप सब मिल करके समाज, आप सब साथी लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोर से तालियों के साथ इन सब का अभिवादन करें। सबसे पहले मैं तेजाराम जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी संस्था का नाम, और हर संस्था का नाम होता है और नाम के पीछे एक सोच होती है, और संस्था और लीडर के बीच का जो रिश्ता है वो किस तरह से वो तय करते हैं। मंथन संस्था किस तरह से बनी तेजाराम जी, और आपको क्या लगता है कि संस्था किस तरह से इस जो मुहिम जो हम जुड़े हुए हैं उसको किस तरह से पूरा करती है? ये तो संस्थाओं का जिसको आत्मा कह दीजिए या जिसका परिणाम कह दीजिए। मैं दो छोटी कहानियाँ आपके सामने बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ 1984 की बात, जब मैं SWRC तिलोनिया का नाइट स्कूल में एक टीचर था और हमारे गांव में ऐसे ही खेल होते थे। एक मज़दूर को उसके घर में पिताजी की मौत हो गई, तो उसके जो 12 दिन होते हैं उसमें ठाकुर जी जाते हैं, और ठाकुर जी जाने से रोक दिया गया। वो इसलिए रोका गया क्योंकि उस मजदूर में कोई एक सामूहिक रूप से कोई उगाई नहीं दिया। और ये जो पूरा खेल हो रहा था वो हमने नाइट स्कूल के माध्यम से बच्चों से पूरा 15 अगस्त को प्रदर्शित कर दिया। और जैसे ही ये प्रदर्शन हुआ तो सवाल खड़ा ये हुआ कि ये रात की स्कूल जो है शिक्षा आ रही है, वो शिक्षा नहीं आ रही है, शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ आ रहा है। तो कैसे सबसे पहले इस मास्टर को रोका जाए? जो इस मास्टर को खुराक मिल रही है वो तो तिलोनिया की ये ट्रेनिंग से हमको मिलती, जिसमें टीचर बनाने के कम सामाजिक लीडर बनाने की ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी हमारी। और उसमें ये कहा कि सबसे पहले इस टीचर को रोका जाए। तो घर वालों को कहा गया कि ये बंद करो क्योंकि ये सब जगह जाता है और सबके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, जमता नहीं है। तो मैंने परिवार के साथ एक सच्ची घटना, एक सर तरीके की खेला, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, लेकिन मैं नहा धो के आपके घर में आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्कूल तो चलाने दो। तो मान गए। तो पहली शर्त ये थी मेरी कि जब मैं इस तरीके की सामूहिक ट्रेनिंग में जाऊँ तो नहा धो के घर में आऊँ, वो सब। अब मैं क्यों स्कूल के लिए सहमत हुआ? क्योंकि मेरी स्कूल में 60 लड़के लड़कियाँ थी, जिसमें लड़कियाँ ज़्यादा थी। और मैंने एक कहानी देखा कि एक लड़की 4 बजे उठती है, सफाई करती है, पानी लाती है, झाड़ू निकालती है, थोड़ा खाना बनाती है, मदद करती है, और फिर 20 बकरियों को लेके जंगल में जाती है, पेड़ पे चढ़ती है, कटाई करती है, बकरियों को खिला के फिर शाम को फिर वापस लाती है, और दिन में पूरी सुरक्षा के साथ शाम को आती है। फिर वही बकरी का दूध निकालती है, सफाई करती है, गोबर हटाती है, और माँ को थोड़ा दूध मदद करती है। और फिर मेरी स्कूल में वो पढ़ने आती है। और जब मैं पूछता खाना खाया, नहीं खाया, जाके खाएंगे।
तो ये एक सवाल था कि, और मैं उस समय एमकॉम का स्टूडेंट था, कॉलेज में जा रहा था, तो मेरे जो पढ़े लिखे में एक गुरूर होता है कि ये अनपढ़ है सचिन साहब, इनको पढ़ाने का मुझे क्या ट्रेनिंग तिलोने में बुलाना। लेकिन समझ में आया कि वो जो बच्ची में जो समझ है, वो काम है, वो मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने मुझे कभी नहीं सिखाया। जो बकरी को, मैं सिर्फ बच्ची को क्या सिखा रहा था, बकरी, यानी मैं सिर्फ साक्षर बना रहा था। वो शिक्षित तो ऑलरेडी है, वो तो बकरी को A to Z जानती है। और तब से मेरे दिमाग में एक पीड़ा कि इन बच्चों के पास सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है, इसको हम आड़ू अनाड़ी कह करके किसी तरह में हम इन्वॉल्व नहीं करते। तब से लेके अब तक ऐसे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। मैं 84 की कहानी बता रहा था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और आज भी 25 से 30 तक के बच्चे का ग्रुप, जिस समुदाय को आपने सुना, उनके पास कोई शिक्षा का सोर्स नहीं है। आज भी हम वो स्कूल चला रहे हैं। जो सचिन जी एक बार कह रहे थे कि क्या तुम्हारा मुद्दा भी जिंदा है, वो जिंदा है। और क्योंकि आपने कहा कि संस्थाएं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 10 बच्चे से 1000 बच्चे, और ये सब प्रक्रिया करने के लिए और उसकी गहराई में जड़ में जाने के लिए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर पाने में लगी रहती है, स्कूल जाने का टाइम ही नहीं है। परिवार तो ये आज यहाँ से उठा, कल वहाँ जाएगा, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। तो उनकी जड़ में क्या है जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा रही है? अगर उस जड़ को ख़त्म करना है, उस जड़ के लिए काम करना है, तो एक व्यक्ति से नहीं, एक संस्था चाहिए, संस्था में टीम चाहिए, और टीम को एक समझ चाहिए, उसके लिए पैसा भी चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ आगे बढ़ती है। और इसी वजह से कि संस्थाएं ज़रूरी है। हाँ, और हमारे टीचर, हमारे फेलो और हमारे जितने भी वॉलंटियर, उनका आखिरी है कि वो एक सोशल लीडर बने। और आज क्योंकि हमारे पास कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गांव और उनके करीब 500 ऐसे युवा लीडर हैं जिनका एक नेटवर्क है, जिनके साथ हमने कभी काम किया लेकिन आज नहीं है, लेकिन वो एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि संस्थाओं का यही एक प्रोसेस शुरू हो। नजमा जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने संस्था बनाई, सवेरा महिला संस्था, आपके दिमाग में ये क्यों आइडिया आया? काम तो आप कर ही रही थी और एक नेतृत्व भी दे रही थी, तो आपको क्यों लगा कि संगठन बनाने के लिए और संस्था के बीच का जो कड़ी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हर दिन सवेरा हो और महिलाओं के लिए हो। ये देखा कि महिलाओं तक सरकारी योजना नहीं पहुंच पाती है, महिला जागरूक नहीं है, महिला सशक्त नहीं है, महिला को ये पता नहीं मेरा क्या हक है और मुझे कहाँ मिलेगा ये हक, मुझे किस तरह जीना है। तो हमारा संस्था ने ये काम शुरू किया, सवेरा महिला मंच ने गांव में जाकर गरीब महिलाओं को जोड़ना, एक संगठन बनाना। संगठन के पीछे शक्ति होती है, तो वो संगठन बनाया। फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के लिए पैसे बचत करना शुरू कर दिए, ताकि महिला पैसे की लालच में बैठेगी और उनकी सीख समझ बढ़ेगी और उसके अंदर जो डर झिझक है वो ख़त्म होगा, तब अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। तो इसलिए ये संस्था बना और महिलाओं को समूह में, स्वयं सहायता समूह में जुड़ के नहीं, इतनी जागरूक हो गई महिला, इतनी सशक्त हो गई, सरकार के पास जाकर हक मांग के लाती है महिला। और वो महिला है जो शिक्षा से वंचित हैं, जो कभी स्कूल नहीं गई वो महिला, और आज वो अपना हक मांगती है सरकार से, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और जो संविधान का जो कानून है, जो नियम है, मूल्य है, उस पे भी वो काम करती है महिला। और ये अपने पैरों पे खड़ी होकर, ये नहीं है कि दूसरे पे निर्भर नहीं रहती है महिला, पहले दूसरे पे निर्भर रहती है महिला। सेठ साहूकार के पास जाना, पैसा लेकर आना, ब्याजू पैसा लेकर आना, गहना गिरवी रखना, उसके बाद पैसा मिलता है, फिर और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाती है। तो ये खुद एक मिनी बैंक बना चुकी है महिला, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ताकि किसी के आगे कमज़ोर ना कहलाए। तो इसलिए हमारा ये संस्था का ये सपना है। और हमारा जो संस्था है वो संगठन के साथ में काम करता है। संगठन है तो संस्था है, और संस्था है तो संगठन है, और संस्था के पीछे, काम के पीछे संस्था की पहचान है। अगर हम गांव में काम करेंगे, गरीब महिलाओं को जोड़ेंगे और उसका काम हम सरकार तक दिखाएंगे और वो काम का एक अच्छा परिणाम मिलेगा, तो ये
संस्था ये इस तरह काम करता है और ये संस्था का सपना है हर गांव में कोई महिला कमज़ोर ना रहे, कोई महिला आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर ना रहे, अपना जो संविधान का जो हक है अपने वो हक को पाने के लिए आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। ये तो संगठन को संस्था किस तरह से ताकत देती है? संगठन संस्था को इस तरह ताकत देती है, जो भी छोटा हो या बड़ा मुद्दा हो, एक संगठन मिल के नहीं बड़े से बड़े मुद्दा को हल कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है, कहते ना एक लकड़ी हर कोई तोड़ देता है, 10 लकड़ी को एक जुट में बांधते हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तेजाराम जी ने कहा, तो उसके लिए एक स्टाफ की ज़रूरत है, चंदे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। तो वो संस्था के माध्यम से हम उसको उपयोग कर सकते हैं। और राजभाई जी ने कहा कि जब हम खास तौर पे विशेष रूप से संगठन बना रहे होते हैं तब उसके ताकत देने के लिए, उस संगठन को ताकत देने के लिए भी संस्थाएं जो काम है वो कर पाती है। मोहन जी, आपने संस्थाओं को बहुत बचपन से देखा है ना? और मोहन जी तो संस्थाओं में ही बड़े हुए हैं एक तरह से। तो आपका क्या अनुभव रहा है संगठनों का और ख़ासतौर पे संस्थाओं का? और संस्थाओं को आप ये जो हम काम कर रहे हैं इसको किस तरह से आप देखते हैं कि संस्था किस तरह से मदद कर सकती है? मेरी संस्था का नाम मानव सेवा संस्थान है। कक्षा 5 से मैं एनजीओ सेक्टर में हूँ एज ए वॉलेंटियर के रूप में, और उसके बाद में फिर कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने काम किया है और संस्थाओं के साथ में मैंने काफ़ी काम किया है। जब मैं फर्स्ट में संस्थाओं के साथ में जुड़ा तो एक बाल मंच के माध्यम से जुड़ा था और भारत ज्ञान विज्ञान समिति वहाँ पर बड़े स्तर पर चाइल्ड राइट्स को लेकर के, बच्चों के अधिकार को लेकर के काम कर रही थी। तो उस टाइम मैं बाल मंच से जुड़ा और करीब 4-5 साल तक उनके साथ में बाल अधिकार को लेकर के मैं एज ए वॉलेंटियर के रूप में उनके साथ में काम करता रहा। उसके बाद में जब मैं थोड़ा समझदार हुआ, 10th क्लास मैंने पास की, उसके बाद में उनने मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी की, मेरे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखा, सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन लोगों ने मेरा उठाया। उसके बाद में फिर मेरे को उनने कार्यकर्ता के रूप में उसमें सम्मिलित कर लिया और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग गया। कई सालों तक मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद में फिर मैं दूसरी संस्थाओं में मैंने काम करना चालू कर दिया। थोड़ी सी नॉलेज आती गई, जैसे जैसे मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग मुद्दे को लेकर के मैं काम करने लगा। फिर करीब 8-10 साल तक मैंने काम करने के बाद में अपने आप और मेरे जो कुछ साथी थे वहाँ के स्थानीय, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मेरे ही गांव के आसपास के जो साथी थे SC ST कम्युनिटी के, हम सब लोग साथ में काम करते थे। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक सोच आया कि यहाँ पे बाहर की कई सारी संस्थाएं यहाँ पे शहरियाओं के मुद्दों को लेकर के या गरीब शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके मुद्दों को लेकर के, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ के स्थानीय होकर के हम काम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी एक सोच हमारे सभी जो साथी थे उनके दिमाग में आया और 2012-13 में हम लोगों ने संस्था का रजिस्ट्रेशन किया। संस्था का रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी तरह से हम लोगों को कई सारी जो मदर NGO थी जैसे अरावली है उसने हमको सपोर्ट किया था, BGBS ने भी सपोर्ट किया था। सच बताऊं, जब हमने संस्था रजिस्ट्रेशन करवाई तो 6 महीने तक मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हमारे पास ऐसा पैसा नहीं था कि हम एक ऑफिस का कमरा ले लें, लेकिन 6 महीने तक एक बैग में पीछे टांग के घूमता रहा और जहाँ भी हमको स्थान मिलता वहाँ पे हम गांव में मीटिंग कर लेते संस्था की और आगे की हम लोग रणनीति बनाते रहते। तो हम लोगों ने फर्स्ट में जब ये एक विजन बनाया कि हमको 2 साल के अंदर सिर्फ 2 ग्राम पंचायत की 2000 फैमिली के बीच में हमको काम करना है। पुष्पा जी, आपकी तरफ आऊँगा। आपने जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि संस्था सरकार और समुदाय के बीच में एक कड़ी बनती है और आपने अपनी संस्था का नाम भी एक बहुत अहम व्यक्ति के नाम पे रखा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपकी संस्था क्यों बनी और किस तरह से आप संस्था को और समुदाय को देखते हैं। मैं जालोर जिले से हूँ जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र में ग्राफ बहुत ही कम है और वहाँ का ग्राफ देखा जाए तो लड़कियों का शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लेके ग्राफ बहुत ही कम है। तो आज से 3 साल पहले हम लड़कियों ने मिलके ये सोचा
कि क्यों ना हम संगठन बनाया जाए। मेरे गांव की बात करूं, संगठन या संस्था किसी एक जन से नहीं बनती है ना, लेकिन सोच किसी एक जन की होती है तब जाके संस्था या संगठन बनता है। तो हम 4-5 लड़कियों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम दिया था सावित्रीबाई फुले, कि जो ये बालिका शिक्षा का ग्राफ है उस ग्राफ को ऊपर कैसे उठाया जाए। तो फिर हम लड़कियों ने मिलकर है ना लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। मेरे गांव से सिर्फ मैं एक ही लड़की पढ़ती थी उस टाइम में, लेकिन आज बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, बीए भी कर रही है, कॉलेज भी हो रही है, उनकी एमए भी हो रही है। फिर जीएलडीपी प्रोग्राम में जुड़ने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि जो वाकई में धरातल पे जो मुद्दे हैं, क्या वो धरातल पे उतरे हैं कि नहीं, उस मुद्दों पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहे। जीएलडीपी प्रोग्राम में जुड़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि शिक्षा पे बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन घुमंतु समुदाय की शमशान भूमि पे लेके एक भी संस्था काम नहीं कर रही है। तो जीएलडीपी प्रोग्राम में जुड़ने के बाद हमें इस मुद्दों पे काम करना शुरू किया। जब तक हम संस्था हम समुदाय के भरोसा नहीं जीत जाते, समुदाय के फायदे के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो समुदाय संस्थाओं का सपोर्ट कभी नहीं करेगी। समुदाय और सरकार के बीच की कड़ी है संस्थाएं। संस्थाएं समुदाय और सरकार के बीच की वो कड़ी है जो समुदाय की समस्याओं को लेके सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और जो हमारी संस्था ने ये काम किया है, पहले संस्था एक गांव से शुरू हुई थी, संगठन शुरू हुआ था, फिर 4 गांव से शुरू हुआ, लेकिन आज पूरे ब्लॉक में ये संस्थाएं काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक फिर भी एक और उदाहरण उसी बात का कि कैसे हम अपनी चिंता करते हुए अपने नेतृत्व में किस तरह से किसी बात को आगे ले जा सकते हैं, और अगर एक बड़े पैमाने पर लेकर जाना है बात को, तो संस्था किस तरह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है उस पूरी प्रक्रिया। मुन्नालाल जी, किस तरह से आप देखते हैं अपनी संस्था को और इस मुहिम को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये भी बताइए कि संस्था बनाने का विचार जब बना तो किस तरह से बना। कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू किया था, 4-5 साल मैंने काम किया, लोगों से जुड़ाव हो गया मेरा। तो जो भी लोग गांव में आते थे तो कोई बात पूछते थे तो लोग बता देते थे कि भाई उधर उनके पास जाओ, मुन्नालाल जी के पास जाओ, वो आपको सारी बातें बता देंगे। और उसके बाद में महिला एसएचजी वगैरह के बहुत गठन किए। इसके बाद में कुछ बीच में कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट भी आए, उनको भी करते रहे। लेकिन हमारा देखने का जो नज़रिया रहा वो प्रोसेस पे रहा कि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो हम काम कर रहे हैं इसका प्रभाव कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। जिनका मुद्दा है वो लीडर बने, उनको लीडर बनाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करें ताकि वो मुद्दे अपना आप ही हल हो जाएं। कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं उन मुद्दों को, जो बहुत बढ़िया, अपने आप हल। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मुन्नालाल जी। आखिरी में सिराज जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप बताइए कि संस्थाएं जो हैं उनकी भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं। मेरे एक साथी हैं, वो इस सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते थे, तो मैं उनकी रिश्तेदारी भी होती थी मेरी उनसे, तो उन्होंने मुझे साथ ले जाना शुरू करा कि चल मेरे साथ चल। 1-2 बार उनके साथ गांव के अंदर मीटिंग के अंदर गया तो मुझे लगा कि यार ये काम बहुत अच्छा है। और मैं इस क्षेत्र के अंदर अपना गुरु मानता हूँ खेमराज जी चौधरी जी को, जिन्होंने मैं इस क्षेत्र में आया, उनके संपर्क में आया और को समझ बनी कि सामाजिक क्षेत्र क्या होता है। और उसी के बाद मैं और अपने आप को निखारने के लिए मैं अरुणा जी के संपर्क में आया और उनकी पूरी टीम के साथ मैंने अपना समय बिताया और इस काम को सीखा, जिसके कई साथी यहाँ इस हॉल के अंदर मौजूद हैं जो मेरी आंखों के सामने। तब मुझे लगा, क्योंकि मैंने जो संस्था बनाई थी, मैं बहुत साफ बात करने वाला इंसान हूँ, तो मेरा जो एक ही मकसद था ये था कि अपनी जीविका को चलाना, कुछ कमाई करने का। ये कहीं मेरी शुरुआती दौर के अंदर कहीं ये नहीं था कि मैं कोई समाज सेवा करूँगा। लेकिन जब मैं इन लोगों के संपर्क में आया तो मेरी सोच बदलती गई और मुझे लगा कि नहीं, इस समाज के अंदर जो सबसे निचले स्तर के ऊपर जो लोग हैं उनकी कुछ मदद करनी चाहिए, जिनकी बात कोई नहीं सुनता। जिसके लिए कहा गया, इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो धरातल के ऊपर सिर्फ 20 पैसे या 10 पैसे पहुँचते हैं। तो वो चीज़ें थी, तो उन लोगों की बात को रखने के लिए जब मैं देखा और इन लोगों के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि नहीं, सही रास्ता यही है। और इसी सोच के साथ हमने संस्था को बनाया और अपना काम किया। समय के साथ सोच में सुधार होता गया और ये जो जिसे हम कहते हैं कि क्रांतिकारी सोच कह सकते हैं या बदलाव की की सोच कह सकते हैं, ये समय के साथ बदलती गई। और मैं सौभाग्य मानता हूँ
कि इस देश के अंदर जो कानून बने, सूचना का अधिकार हो या रोजगार गारंटी का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार हो, वहाँ से हमसे जो भागीदारी हमको दी, जितनी हम कर सकते थे हमने करी। संस्था बनाने के पीछे मकसद क्या था जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये भी था कि संस्था बनाना क्यों ज़रूरी है। सरकारी लोग काम नहीं करते, जब उनके ऊपर दबाव बनाना होता है तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमको संस्था को और संगठन की ज़रूरत पड़ती है। और हम इस देखें कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसने इस देश के अंदर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं समुदाय के लोगों ने कई कानून बनाने के अंदर मदद करी। और एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 4 दिन पहले की ही बात है कि लोगों के प्रेशर के ऊपर किस तरीके से काम होता है। जब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे आते हैं तो किस तरीके से प्रशासन काम करने को मजबूर होता है। कि भीम के अंदर पिछले 15-20 दिन से धरना चल रहा है कि भीम कस्बे को नगर पालिका बना दिया गया और वहाँ शहरी रोजगार गारंटी कानून के अंदर लोगों को काम नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे लोगों ने धरना दिया, वहाँ की महिलाओं ने जाकर के धरना दिया और 15-20 दिन तक धरना चला और इस राजस्थान सरकार को मजबूर होना पड़ा, उसके नियम बनाने पड़े। पर बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक एक संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने अब 6 साथियों ने समेटने की कोशिश की है कि संस्थाएं जो हैं वो किस तरह से ज़रूरी हैं और संस्थाएं और संगठन किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे लगता है कि 3-4 शब्द जो उठ के आए, एक तो ये था कि भरोसा संस्थाओं के माध्यम से मिलता है, विश्वास संस्थाओं के माध्यम से मिलता है, और सामूहिक सोच और टीम वर्क और फंड्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूरी हिस्से हैं इस काम में। तो संस्थाएं जो है वो एक तरह से एक ढांचा देती हैं। और मैं वास्तविक रूप से जो संविधान लिखने वालों के लिए को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी तरफ से छोटा एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात उस समय सोची कि हम जैसे लोग भी होंगे जो हम परिवर्तन लाना चाहेंगे, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमको एक ढांचा दिया, संस्थाएं दी, और संस्थाओं और संगठन का साथ मिलकर के समाज में परिवर्तन ला सकेगा।